हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज के हमारे सेशन में हम बाजीराव के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर रिवीजन क्रैश कोर्स जून 2023 की लॉन्च किया गया है। यह जो रिवीजन क्रैश कोर्स है इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही साथ 20 से अधिक मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगी। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है। ये जो नोट्स है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, जिससे कि आप इसको इजीली मोबाइल या अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। 2000 प्लस एमसीक्यूज़ की क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ पेपर 2 के साथ पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह जो रिवीजन क्रैश कोर्स है हिस्ट्री के लिए उसकी फ़ीस मात्र 10,000 है, लेकिन इस पर आपको 60% ऑफ मिलेगा और मात्र 3,999 रुपये में ये जो रिवीजन क्रैश कोर्स है आपके लिए अवेलेबल है। इसके लिए आपको इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करना है। साथ ही साथ फ्री डेमो लेक्चर्स देखने के लिए आप आज ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। स्टोर नामक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 सर्च कर लेना है, पेपर 2 सर्च करना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सीधा आप यहाँ से जो है डेमो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवीन राज्यों का उदय हमारा चल रहा है, जिसमें हम पेशवाओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से शाहू ने पेशवा पद जो है बालाजी विश्वनाथ को दिया था, और बालाजी विश्वनाथ का जब 1720 में मृत्यु हो जाता है तो उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र माने कि बाजीराव प्रथम जो है वह शासक बनते हैं, पेशवा बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमने बाजीराव के बारे में देखा था कि किस प्रकार से बाजीराव के निज़ाम के साथ संबंध थे, और निज़ाम के साथ संबंध में हम देखते हैं कि किस प्रकार से पालखेड़ा का युद्ध हुआ। सबसे पहले हमने पालखेड़ा का युद्ध देखा था जो 17 से 28 में हुआ था, और इसके तहत हम देखते हैं कि मुंगी शिवगांव का तह हुआ था। ठीक है, तो ये पहली बात हमने पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने देखा था कि किस प्रकार से गुजरात में कौन थे, दाभाड़े थे। ठीक है, तो गुजरात में जो दाभाड़े थे इन पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने डभोई की युद्ध किया था। तो डभोई का युद्ध कब हुआ था? 1731 में हुआ था। ओके, इसके बाद हमने अध्ययन किया संभाजी द्वितीय जो है उनके बारे में, कि इनके साथ 1731 में एक तह हुआ जिसको हम वारना का तह कहते हैं। तो ये ऐसा पूछा जाता है, इसलिए ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मालवा विजय करने के लिए हम मालवा के शासक जो है गिरधर बहादुर, इसके साथ आमजेरा का युद्ध हुआ। तो ये भी हमने कल के सेशन में पढ़ा। साथ ही साथ बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि छत्रसाल बुंदेला था, और इलाहाबाद का जो सूबेदार था, मुगल सूबेदार था मोहम्मद खान बंगश, इन्होंने बुंदेलों को एक प्रकार से देखा कि इनको समाप्त करने के पीछे लगे थे, और इसमें छत्रसाल बुंदेला जो है उन्होंने पेशवा की हेल्प ली, और इसके तहत पेशवा को देखते हैं कि हम कुछ प्रदेश भी भेंट स्वरूप या फिर जागीर के रूप में प्रदान किए, और उनका सत्ता मानने के लिए भी वो राजी हो गए थे। तो अभी हम बात करते हैं कि दिल्ली पर आक्रमण। ओके, तो आज का पहला टॉपिक है हमारा दिल्ली पर आक्रमण। तो देखिए क्या हुआ था। 29 मार्च 1737 में जो है बाजीराव प्रथम इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, तो दिल्ली पर आक्रमण करने का स्पेसिफिक रीज़न यही था कि मुग़ल बादशाह जो है उससे क्या करना, एक प्रकार से पैसों की वसूली करना। और 3 दिन जो है ये दिल्ली में ठहरे थे, और मुग़ल बादशाह से 13 लाख की धनराशि लेकर वो लौट गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, ये पहले शासक है, ठीक है, पहले पेशवा है जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो पूछा जाता है कभी मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में कि दिल्ली पर आक्रमण बाजीराव प्रथम ने कब किया था। तो 1737 में। ओके, इसके बाद है बसीन की संधि, वसीन नहीं ठीक है, बसीन की संधि होती है। ठीक है, किस प्रकार से देखिए, यूरोपियन शक्ति के विरुद्ध यह बसीन पर जो मराठों की विजय थी, यह पहली विजय थी, जिसमें हम देखते हैं कि इसका नेतृत्व जो है 1739 में जो है चिमनाजी
ये उनके भाई रहते हैं, चिमना जी के नेतृत्व में होती है और पुर्तगालियों से इन्होंने क्या किया था, बसिन को छीना था। क्योंकि इस टाइम पे माने 1739 में ये जो बसिन है यह किसके अंडर में था, तो पुर्तगालियों के था। और साथ ही साथ बसिन ही नहीं तो साल्सेट पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। ओके, यूरोपियन के विरुद्ध मराठों की यह एक विजय थी। ठीक है, तो देखिए पुर्तगालियों की धार्मिक कट्टरता, धर्म परिवर्तन, लूटमार और जो भी अत्याचार के कारण तटवर्ती मराठा समुदाय जो है घृणा करने लगे थे। इसी कारण जो है हमें देखने को पड़ता है कि बसिन पर विजय हुई। कब हुई, 1739। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। और लास्ट हम देखते हैं कि बाजीराव द्वितीय के बारे में कि किस प्रकार से कोंकण का अभियान 1733 में जो है चलाया गया था सिद्धियों के विरुद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला जो टॉपिक है हमने ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने बाजीराव जो है उनकी निज़ाम संबंध, उन्होंने किस प्रकार से, इट मीन्स ओवरऑल अगर देखें तो गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड, इन सभी राज्यों पर जो है एक छत्र मराठा राज्य जो है सत्ता स्थापन हो गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ मराठों का आक्रमण जो है दिल्ली पर भी हुआ था। इस समय पर अपने 20 ईयर्स की कारकिर्द में जो है मान्य टाइम पीरियड में इन्होंने मराठा साम्राज्य की शक्ति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में पेशवा ने मुगल सूबों और जो भी सरदार थे उनके क्षेत्र भी विजित कर लिए थे। मुख्यतः हम देखते हैं कि मराठा जो साम्राज्य था उसको इन्होंने विभाजित किया था, जिसमें हम देखते हैं कि गायकवाड़, सिंधिया, ठीक है, भोसला और साथ ही साथ हम देखते हैं कि होड़कर, ये क्या थे, इनके प्रमुख सरदार थे जिनके अंतर्गत इन्होंने अपनी सत्ता जो है विभाजित की थी। अभी बढ़ते हैं बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव जो है इनके टाइम पीरियड की सबसे प्रमुख घटना माने पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो वो कब हुआ था, 1761 में हुआ था। तो देखिए किस प्रकार से इतिहास में तो इन्हें हम नाना साहब के भी नाम से जानते हैं। तो नाना साहब ले लो या फिर बालाजी बाजीराव, कभी पूछा जाता है कि नाना साहब का रियल नाम क्या है, तो याद रखना है आपको कि बालाजी बाजीराव है। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड क्या है, 1714 से लेके 61 तक का इनका टाइम पीरियड है। और ये जो है बाजीराव के प्रथम पुत्र थे। ठीक है, तो उनके बाद यह सत्ता पे आएंगे। 4 जुलाई 1740 में जो है इनको पेशवा के रूप में मान्य कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध को अगर हमें समझना है तो उससे पहले की क्या सिचुएशन थी ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो नाना साहेब है उनके रघुजी के साथ, रघुजी भोसला, ठीक है, नागपुर के भोसले, उनके साथ किस प्रकार से संबंध है वो हम देखते हैं। तो देखिए पहली बात तो शाहू महाराज जो है उनके यह निकटवर्ती थे, जो रघुजी भोसला है वो। ठीक है, तो साथ ही साथ यह जो रघुजी है इनका जो है पेशवाओं के साथ संबंध अच्छा नहीं था। इस वजह से रघुजी ने क्या किया, बंगाल पर आक्रमण कर दिया। और जब इन्होंने बंगाल पर आक्रमण कर दिया तो इस टाइम पे बंगाल का शासक जो था अलीवर्दी खान था। ठीक है, तो अलीवर्दी खान जो है उससे इन्होंने चौथ वसूली कर ली थी। क्या वसूल किया था, चौथ वसूली कर लिया था। ठीक है, तो यह जो घटना है इसके पश्चात हम देखते हैं कि रघुजी भोसला और पेशवा इनके बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और इसका समाधान लास्ट पे शाहू महाराज करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, दोनों के जो प्रभाव क्षेत्र है उनको बांट देते हैं। ठीक है, निश्चित कर देते हैं। तो यह है पहली घटना। इट मीन्स भोसला भी कुछ ना कुछ दुखी हो गए हैं, किससे, पेशवाओं से। सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेशवा और राजपूतों का क्या संबंध है ये क्यों देखना है कि देखिए जब पानीपत का युद्ध होता है तब हमें देखने को मिलता है कि राजपूत हो, भोसला हो या फिर अदर्स जो हेडक्वार्टर्स है, निज़ाम है या फिर हम देखते हैं कि अवध है, इन सभी को जो है कहीं ना कहीं मराठों ने दुखी कर दिया था। और यही कारण रहा कि पानीपत में किसी ने हेल्प नहीं की थी। ठीक है, तो देखिए कैसा पेशवा और राजपूत के क्या संबंध थे इनके साथ। तो जयपुर में आपको पता है कि जयपुर में 1743 में जयसिंह जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जब जयसिंह की मृत्यु हो जाती है उनके बाद इसके बाद जो है उत्तराधिकारी हम जिसे कहते हैं, गृह युद्ध हम जिसे कहते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जयसिंह के उत्तराधिकारी रहते हैं ईश्वर सिंह और माधव सिंह। ठीक है,
तो इन दोनों में क्या होता है, जयपुर के गादी के लिए अधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो माधव सिंह है इनके फेवर में मेवाड़ के शासक आ जाते हैं, बूंदी के शासक और कोटा के शासक जो है इनके फेवर में होते हैं, ठीक है, ओके। और ईश्वरी सिंह जो है वो क्या मराठों के हेल्प के लिए जाते हैं, और मराठा में इनका मतलब मराठा हेल्प के लिए जाते हैं, तो वो कांटेक्ट करता है किससे, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर तथा सिंधिया जो है, ठीक है, उनके साथ सहायता प्राप्त करने के लिए माधव सिंह से मतलब एक प्रकार से हम देखते हैं कि यह उत्तराधिकारी युद्ध में जो है मराठा जो है ईश्वर सिंह का साथ देते हैं। आगे हम देखते हैं कि मतलब इसी प्रकार से गृह कलह शुरू हो जाता है और दुखी होकर लास्ट में ईश्वर सिंह जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं और अल्टीमेटली गादी जो है माधव सिंह को मिल जाती है। तो क्या हुआ, पेशवा जो है वो क्या करने लगे, पहले तो सिर्फ आक्रमण राज्य विस्तार कर रहे थे, लेकिन अभी जो है अंतर्गत कारभार माने कि उनके जो गृह कलह है उनमें भी वो हस्ताक्षर करने लगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जब ईश्वर सिंह ने हेल्प ली थी तो उसके बदले में इनको यह जो हेल्प की गई थी इसके बदले में कुछ धनराशि भी ऑफर की गई थी, ठीक है, जिसमें 3 लाख रुपया देने का वचन भी दिया गया था। लेकिन जब 3 लाख रुपए देने का वचन दिया गया था तब सिंधी और होलकर जो होते हैं, ठीक है, मल्हार राव होलकर और महाजी सिंधिया जो है इनमें क्या हो जाता है, एक प्रकार से संघर्ष, पैसे के बंटवारा के लेके संघर्ष हो जाता है, ठीक है। बाद में जो है होलकर तथा सिंधियों में समझौता भी पेशवा कर देते हैं, लेकिन बाद में ईश्वर सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। अब पेशवा एवं निज़ाम देखिए, निज़ाम जो है उनकी मृत्यु म्हणजे निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु जो है 1745 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि यहाँ भी गृह कलह शुरू हो जाता है, जिसमें नासिर जंग एवं मुजफ्फर जंग यह दोनों भी जो है उनके बीच में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता है। जब हैदराबाद की निज़ाम मैंने आपको पढ़ाया था तभी ये टॉपिक क्लियर कर चुकी थी, ठीक है। तो क्या होता है, निज़ाम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नासिर जंग गद्दी पर आते हैं, लेकिन मुजफ्फर जंग जो है उसका वध कर देता है। बाद में मुजफ्फर जंग का भी मृत्यु हो जाता है, वध कर दिया जाता है। इसके बाद निज़ाम के जो तृतीय पुत्र होते हैं सलावत जंग, इसको गादी पर बिठाया जाता है और बाद में हम देखते हैं कि सलावत जंग के स्थान पर पेशवा जो है गाजीउद्दीन के पक्ष लेता है और गाजीउद्दीन को मतलब गादी पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन गाजीउद्दीन जो है उनकी भी मृत्यु मतलब हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद उत्तर भारत पर विजय देखिए, उत्तर भारत पर पेशवा व मुगल बादशाह अहमद शाह होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। और 1752 की बात करते हैं हम कि 1752 में एक संधि की गई थी जिस पर कहा गया था कि संपूर्ण मराठा साम्राज्य को जो है चौथ वसूली करने का अधिकार जो है 1752 के एक जो तह होता है, संधि होती है, ट्रेडी होती है, उसके तहत दे दिया जाता है, ठीक है। तो चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है। साथ ही क्या होता है कि अगर कोई आक्रमण हुआ तो यह आक्रमण जो होगा उसके बदले में इनको जो है माने मराठे क्या करेंगे, एक प्रकार से मुगल बादशाह को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस संधि से ये हो गया। इससे पहले भी एक संधि हुई थी जो किसने की थी, बालाजी बाजीराव ने की थी, उसके भी बदले यही कंडीशन अप्लाई की गई थी, ठीक है। तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से 1784 में जो है 1754 में जो है मराठे रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली के वजीर जो है गाजीउद्दीन को सहायता लेकर जो है अहमद शाह जो इस टाइम पे शासक थे उसको हटाकर आलमगीर द्वितीय जो है उनको मुगल शासक बनते हैं। इट मीन्स ये अभी किंग मेकर का भी कार्य करने लगे। बाद में हम देखते हैं कि 1757 में जो है मराठों ने रघुनाथ राव के नेतृत्व में पुनः जो है दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं
और अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि नजीब उद दौला जो है उसको पद से हटा दिया जाता है और अहमद शाह बंगश जो है उसको इस स्थान पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। और पंजाब में हम आगे देखते हैं कि पंजाब पर भी जो है मराठा पेशवा जो है आक्रमण कर देते हैं और अहमद शाह अब्दाली के जो पुत्र थे उसका नाम तैमूर शाह था। उसके अधिकार में मराठों ने तैमूर को मतलब ये पंजाब सरहिंद जो है उस पर अधिकार कर लिया। ये सब जो है अब्दाली के लिए बहुत ज़्यादा मतलब असह्य टाइप की घटना थी, इसलिए जो है मराठा एवं अब्दाली का संघर्ष जो है अनिवार्य हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मराठा एवं जाट जो है भरतपुर के जाट, जिसकी सूरजमल जाट के विरुद्ध भी इन्होंने क्या किया था, अभियान चलाया गया था। इट मीन्स इस टाइम पे जो है मराठा सभी को एक प्रकार से पराजित कर उनसे पैसे वसूल करने का कार्य जो है कर रहे थे। उसी में हम देखते हैं कि जो संधि हुई थी, दो संधियाँ, जिसमें हम देखते हैं कि पहली जो संधि की थी वो हुई थी 1719 में। ठीक है, तो इस संधि के तहत भी अगर मुगलों पर आक्रमण हुआ तो उसकी सहायता जो है कौन करेंगे, पेशवा करेंगे। ठीक है, ऐसा डिसाइड हुआ था। और अभी जो हमने देखा 1752 में जो है एक संधि होती है और इसके तहत भी यही डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसी का ही परिणाम पानीपत की तृतीय युद्ध में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस समय जो है पेशवा कौन थे, ऐसे बहुत बार सवाल पूछते हैं, तो याद रखना पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव माने नाना साहब थे। ये मतलब पानीपत का युद्ध कब हुआ, 14 जनवरी को हुआ, 1761 में हुआ था। ठीक है, डेट याद रख लेना है। यह युद्ध अफगान, ठीक है, अफगान कौन था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अब्दाली विरुद्ध मराठों के मध्य हुआ। तो देखिए इसमें बात क्या है, यह संघर्ष वास्तविकता अगर देखें तो मुगलों के साथ था और मुगलों को जब आक्रमण होगा उसकी सुरक्षा कौन करेंगे, मराठा पेशवा करेंगे। तो इसी वजह से जो है मराठा इस युद्ध में क्या हो गए, एक प्रकार से सम्मिलित हो गए थे। क्लियर है, ओके। तो यह इसमें से क्या सिद्ध होता है कि अभी जो है मुगल जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, और मराठों की श्रेष्ठता जो है इसमें दिखती है। ओके, तो इसी में हमने देखा कि अफगान माने अहमद शाह अब्दाली विरुद्ध पेशवाओं का मराठों का युद्ध होगा और इस युद्ध का पेशवाओं के तरफ से जो है नेतृत्व कौन करते हैं, नाना साहेब के पुत्र माने कि विश्वासराव। ठीक है, लेकिन विश्वासराव यह नाम मात्र के सेनापति थे, वास्तविक सेनापति जो थे सदाशिव भाऊ थे। ठीक है, माने उनके चचेरे भाई। ठीक है, तो युद्ध के बीच में हम देखते हैं मल्हारराव होड़कर जो है मैदान छोड़ के भाग गए। इस टाइम पे जो है इब्राहिम गार्गी जो है वो तोपखाना का प्रमुख था और इन्होंने अपने तोपखाने का इस्तेमाल कर बहुत सारे स्टार्टिंग में जो है चक्र रचा गया था गोल का, लेकिन मराठों का चक्र जो है मतलब जीत के कंडीशन में होते हुए क्या हो गया था, ये चक्र टूट गया था। दैट्स वाई जो हम देखते हैं कि मराठों पानीपत में जो है मराठों की हार होती है, बहुत ज़्यादा लोगों का इसमें नुकसान होता है, जिसमें विश्वासराव है, सदाशिव राव, इन सभी की जो है इसमें मृत्यु हो जाती है। और JN सरकार अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ऐसा कोई ऐसा कोई न कोई संबंधी पूरा परिवार सॉरी, ठीक है, JN सरकार जो है वो क्या कहते हैं, JN सरकार कहते हैं कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी न खोया हो तथा कुछ परिवारों तो सर्वनाश ही इस युद्ध में हो गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित थे। ठीक है, काशीराज पंडित जो है उन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध को कहा है प्रलयकारी। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध की मतलब 1761 में जब ये हुआ, जब मराठों की पराजय हो गई थी, तो इसकी सूचना नाना साहेब को एक व्यापारी देता है। तो व्यापारी जब उनको सूचना देता है तब वह कहते हैं कि 2 मोती विलीन हो गए, माने कि सदाशिव भाऊ और विश्वासराव। ठीक है, 2 मोती क्या हो गए, इसमें विलीन हो गए। 27 सोने की मुहर विलुप्त हो गई। फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे, जैसे इब्राहिम गार्गी है, देखते हैं कि इन सभी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 27 मोती इसमें मोहर लुप्त हो गई। और चांदी और तांबे का, माने कि जो सैनिक थे उनका तो कुछ हम गणना ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने ये संदेश जो है उनको भेजा था।
तो यहाँ तक के पानीपत आपको समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ेंगे आगे के सेशन में माधवराव की तरफ, ठीक है। माधवराव को अच्छे से पढ़ लेंगे और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेज मराठा संबंध, एंग्लो मराठा वॉर। ओके, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए। सेशन को लाइक कर देना, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है।